Hello everyone, so we are discussing today about the magnetic field due to a straight current carrying wire। यानी कि आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर सपोज हमने ए बी ले रखी है यहाँ पर, उसकी वजह से एट एनी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो एक्चुअली ये क्या है, ये आपकी बायट-सैवर्ट लॉ की अनदर एप्लीकेशन है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमने यहाँ पर ए बी ले रखा है, ए बी ले रखा है, सर्टेन इसकी लेंथ है। लेट पी इज़ द पॉइंट और ए इज़ द डिस्टेंस अवे फ्रॉम, यानी कि आपने क्या करना है, ये जो वायर है उससे एक पी पॉइंट ले लेना है जिसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर ए। और उसके बाद क्या है यहाँ पर कंडक्टर वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जिसमें कि करंट इस डायरेक्शन में, सपोज इसमें करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है और जहाँ करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे होगी, अगर ये ऊपर को जा रहा तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे को जाती हुई नज़र आएगी। पर अभी हम कंसर्न है उसकी वैल्यू के लिए। तो चलो उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये कितना होगा, ये पी पॉइंट क्या है, यहाँ से ये लेके यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है ए, तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपका परपेंडिकुलर हुआ। फिर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ए और बी जो इस वायर के एंड्स है वो ले रखे हैं और यहाँ से हमने क्या किया, इस पी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करी और इस वाले एंड से भी पी पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। और यहाँ पर जो आपका ये वाला है, ये वाली जो लाइन है ए की लाइन, उसके साथ वो कितना एंगल बना रहा है। लेट अस सपोज कि जो ये ए लाइन है आपकी, जो ये ए वाली लाइन है ये आपकी मेन लाइन है, इस ए लाइन से जो ये वाली लाइन है वो कितना ऊपर को जा रहा है। तो यानी कि इसको हम देते हैं, इसका हम नाम देंगे फाई 2। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके ऊपर कितना एंगल जा रहा है वो आप फाई 2 लोगे। और यहाँ से लेके इस डॉटेड लाइन से लेके नीचे तक ये वाली जो लाइन है, एंड वाली लाइन, वो कितनी जा रही है। अब वो बिकॉज नीचे आ रही है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, -φ1। माइनस जस्ट ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो एंगल की जो हम वैल्यू ले रहे हैं उसको मेजर कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे वाला एंगल -φ1 हो गया और यहाँ से लेके ऊपर तक का जो एंगल है वो फाई 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, बायट-सैवर्ट लॉ क्या बताता है, वी नीड टू टेक अ एलिमेंट, यानी कि एक करंट एलिमेंट आपको लेना है। तो लेट अस सपोज वी विल कंसीडर द एलिमेंट डी एल जो होगा हमारा ऑन ए बी। और यहाँ पर हमने ए बी में सपोज एक छोटा सा एलिमेंट डी एल कंसिडर करा है, जिससे अगर सपोज आपके ए बी से करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली ए से भी यहाँ मतलब जो डी एल है स्मॉल एलिमेंट उससे भी करंट फ्लो करेगा। अब बायट-सैवर्ट लॉ हमेशा क्या होता है, एक छोटा सा करंट कंपोनेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे वो क्या निकालता था, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालता था। तो हमने वही देख के बायट-सैवर्ट लॉ इसमें लगाएंगे। यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया और इसकी वजह से, इस एक एलिमेंट की वजह से हमने पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और आपको पता है करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या लेते थे, हम आर लेते थे, और उसी का आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये थीटा है, थीटा एंगल किसके बीच है, ध्यान से देखो, हमने थीटा एंगल इज बिटवीन द डी एल जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये ऊपर को जा रहा है उसके बीच, और आपका आर के बीच, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच आपका जो एंगल है वो यहाँ पर थीटा है। और उसके बाद अगर आपने ये लाइन बना दी तो आपका जो ये डॉटेड ए वाली लाइन है, डिस्टेंस की लाइन, और ये आर की जो लाइन है वो आपस में कोई एंगल बना रही होगी, लेट इट बी, उसको हमने फाई एंगल दे दिया। सो दैट मीन्स हमने यहाँ पे 4 टाइप के एंगल्स के बारे में बात करी है। पहला थीटा एंगल है, थीटा एंगल डी एल वेक्टर और आर के बीच का यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। और उसके बाद जो ये फाई एंगल है, फाई एंगल क्या है, जो आपका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ए है उसका, और आपका जो ये स्मॉल एलिमेंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो जो आर है, ए और आर के बीच का एंगल आपका फाई है। अब क्या करना है, जो दो एंड्स की लाइंस आपकी मीट कर रही है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको ये एंगल बताना है कि ये जो हमारी मेन लाइन थी जो ए था उससे लेके ऊपर अगर वो जा रहा है तो वो उसका पॉजिटिव फाई 2 से लेके नीचे अगर आ रहा है यानी कि नेगेटिव वो लेके नेगेटिव फाई 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये वाली सारी चीज़ें समझ ली। तो चलिए इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से लेट्स अप्लाई बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ क्या बताता है कि कोई भी स्मॉल कॉम्पोनेंट अगर वायर का होगा जिसमें कि
क्या हो रहा है, जिसमें कि करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से एट सम पॉइंट जो P होगा उस पर स्मॉल जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज स्मॉल यानी कि dB, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये स्मॉल है तो स्मॉल ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो वो जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उसने बताई थी, उसने क्या बताया था, dB इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर आई डी एल साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर देखो ये थीटा क्या था, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा हमारा इसमें बाय-सेवर्ट में क्या होता है, एंगल बिटवीन, वही वाला डी एल जो स्मॉल कंपोनेंट है आपका, और आर के बीच में ये वाला जो एंगल है, राइट। ये तो आपका हो गया। बट क्या है, ऐसे ऐसे जो आपका अभी आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, आपकी जो ये ए बी वायर है, इसमें मैनी नंबर ऑफ ये डी एल एलिमेंट्स हो गए स्मॉल। तो हमें क्या करना है, हर जो स्मॉल डी एल एलिमेंट होगा उसकी वजह से डी बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है, डी। तो हमने डी का क्या करना है, इस ए टू बी के लिए पूरे का इंटीग्रल करना है, सो दैट इस पूरे की वजह से, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आ जाए। अभी तो छोटे की वजह से करा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डी हट जाएगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाएगी, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर फाई जो है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी फाई ऐसा था, अभी फाई टू की वैल्यू इतनी आ गई ऊपर तक, और यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि ये फाई टू एंड फाई वन क्या है, एंगल्स है, जो कि क्या बता रहे हैं, एक्सट्रीम एंड्स को बता रहे हैं। तो यानी कि अगर हमें टोटल का इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर फाई वन से लेके फाई टू तक, यानी कि यहाँ से इस एंगल से लेके यहाँ एंगल तक का टोटल, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई वन से लेके आपका फाई टू तक का इंटीग्रेशन करना होगा। तो लिमिट्स में हम क्या लगाएंगे, जो नीचे वाला एंगल है -φ1 जो लिमिट है वो लगाएंगे हम। तो यहाँ पर एंगल आ गया आपका -φ1 से लेके प्लस आपका φ2 तक आपकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, और बीच में क्या लोगे आप कि ये जो म्यू नॉट है और 4 पाई है वो एज इट इज़ रहेगा, और आपका जो आई डी एल है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, एज इट इज़ अभी हमने फिलहाल रखा है। अब देखो इन चीज़ों में कांस्टेंट चीज़ें जो है वो हम आगे को ले लेंगे। ओके, तो इसको करने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी लिमिट्स फाई में है तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी फाई में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, जो थीटा एंगल है उसको किसी ना किसी टर्म में, किसी ना किसी वजह से आपको क्या करना है, फाई में चेंज करना है, यानी कि थीटा एंगल को, इस थीटा एंगल को जो है वो फाई में आपको चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये वाली जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है जिसमें दो एंगल थीटा एंड फाई है, अनदर एंगल आपका 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होता है कि अगर आपका 90 डिग्री अगर ये एंगल है आपका, तो जो दो ऑपोजिट एंगल आपके होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका सम ऑलवेज 90 के बराबर होता है, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल एंगल्स का सम 180 होता है। तो वो 180 कब होगा, जब इन दो एंगल्स का सम आपका कितना है, 90 रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, फिर बाद में वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे ना। हमने ये बात सीखी कि फ्रॉम दिस एंगल, सपोज यहाँ पर इसको O ले लेते हैं, OP, एंड यहाँ पर हम इसको C ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OPC जो है, तो हमने यहाँ पर देखा जो थीटा प्लस जो फाई है वो 90 के इक्वल है, थीटा प्लस जो फाई है वो किसके इक्वल है, वो आपका 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। सो हमने यहाँ से देखा कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस फाइव। सो जो आपकी थीटा की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर साइन के साथ पुट करोगे, इसमें भी साइन लगाओगे, उसमें भी साइन लगाओगे, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, दूसरी साइड भी आप साइन लगाओगे, साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव। देखो अगर हम देखते हैं ये क्वाड्रेंट्स, अगर हम देखें ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। अगर आप साइन अगर 90 में कुछ माइनस कर रहे हो, 90 डिग्री में कुछ माइनस कर रहे हो एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कहाँ आ रहे हो, 90 डिग्री से कुछ एंगल
माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर ये एंगल आपका लाई कर रहा है, साइन की वैल्यू लाई कर रही है। तो यानी कि साइन में अगर 90 से माइनस कुछ करते हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और वहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिव होती है। तो यानी कि साइन 90 माइनस फाइव कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 90 होता है तो ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज होते हैं। अगर जो बायो वाले हैं वो डायरेक्ट ये लर्न भी कर सकते हो कि साइन 90 माइनस जो 5 होता है उसकी वैल्यू कॉस 5 होती है पॉजिटिव में, ठीक है। वो कॉस ये 90 अगर है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव है और एंगल ये आएगा। तो साइन 5 यहाँ पर हमारे पास अभी इतना निकल चुका है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये निकल चुकी है इसकी। साइन 5 कन्वर्ट हो चुका है किस में, थीटा कन्वर्ट हो चुका है 5 में। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमारा कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट नहीं है। पहले तो μ0/4 कांस्टेंट है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी कांस्टेंट है। बट आप dl साइन थीटा और r² देखें तो ये कांस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ dl कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो dl की वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि वेरी तो करनी है ना, यहाँ से लेकर पूरा का हमें देखना है। थीटा भी वेरी हो रहा है, थीटा यानी कि जो 5 में चेंज करेगा, और जो आर है आर भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कि आपने कौन सा एलिमेंट चूज़ करा है। अगर सपोज आपने यहाँ एलिमेंट चूज़ करा होता तो आर की वैल्यू वो कुछ और होती। अगर और दूर आपने ये डीएल एलिमेंट कहीं यहाँ चूज़ करा होता तो यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ से लेके सेंटर से लेके अगर जितना आप दूर जाते रहोगे, नीचे को जाओगे या ऊपर को जाओगे, उतना आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी। सो यानी कि ये जो है डीएल साइन थीटा और r² ये सारे आपके कांस्टेंट नहीं है, इनकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलो साइन थीटा की वैल्यू तो निकल चुकी है। अब हम बात करते हैं, अब हम निकालने का सोचते हैं किसका, आर की वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पर r² की जो वैल्यू है वो किसी ना किसी तरह से हमें 5 में आनी चाहिए। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जो हमने इंटीग्रेशन करना है वो हमने टोटली 5 में करना है। तो यानी कि जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये तीनों चीज़ें, इनको हमने किसी भी तरह से 5 में लाना है। साइन थीटा को हम 5 में ला चुके हैं, r² को लाएंगे और dl की वैल्यू भी 5 में फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका r² कहाँ है, r यानी कि कहाँ है, r आपका यहाँ है। यानी कि हम फिर से ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं। r की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम cos 5 निकालें, सपोज अगर हम क्या करें, अगर हम cos 5 की वैल्यू देखें तो cos 5 की कितनी वैल्यू आती है, cos 5 कितना होता है, cos थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें cos 5 एंगल के विद रिस्पेक्ट टू बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 एंगल के विद रिस्पेक्ट टू आपका बेस क्या है, बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस होगा जहाँ पे ये एंगल है, जहाँ पे दो एंगल होते हैं वो बेस होता है। ये वाला एक एंगल है, एक 90 एंगल है, यानी कि बेस आपका क्या हो जाएगा इसका a। तो आपने क्या लिखा, बेस में लिखा आपने a, और हाइपोटेन्यूज इसके विद रिस्पेक्ट टू, हाइपोटेन्यूज क्या होता है इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया इसके ऑपोजिट, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज यानी कि r हो गया। तो यानी कि cos 5 की वैल्यू इस ट्रायंगल से आपकी कितनी निकली, a/r निकल चुकी है, राइट। a/r आपकी यहाँ से वैल्यू निकल चुकी है। बट आपको r की वैल्यू चाहिए तो जस्ट आपको रीअरेंज करना होगा। यहाँ पर क्या करो, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r इज इक्वल टू a/cos 5 आ जाएगा, cos 5 रीअरेंज करा, और ये 1/cos 5 कितना होता है, r इज इक्वल टू जो cos 5 1/cos 5 sec 5 होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 1/cos 5 की वैल्यू sec 5 होती है। दैट मीन्स आपकी अनदर जो आपकी वैल्यू है r की वैल्यू वो भी आपको फाइंड आउट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट आप करेंगे किसकी वैल्यू, tan की, tan में निकालेंगे, tan क्यू, dl की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको क्या है, ये जो है dl की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर dl की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी कि लेंथ मान लो, तो यानी कि सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लेंथ कितनी है, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है इसकी वायर की वो इतनी है। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये वाला परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि लेंथ निकालना, तभी जाके वो dl में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने के लिए यानी कि आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर है। तो यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन लोगे, इसमें tan लोगे, ओके। आप क्या करोगे, tan phi निकालने की कोशिश करोगे अगेन। तो उस इक्वेशन में, उस ट्रायंगल में tan phi की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में tan phi की वैल्यू कितनी होती है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाई की विद रिस्पेक्ट टू में क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, परपेंडिकुलर आई है, इसके ऑपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि फाई एंगल के ऑपोजिट आपका आई है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया। बेस कितना है, बेस है जहाँ पर दो एंगल है यानी कि ए, यानी कि आई अपॉन ए आपका यहाँ पर आ चुका है।
तो आप क्या करोगे, आई नहीं सॉरी लेंथ, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ अपॉन ए, वैल्यू हम निकाल रहे हैं, उनका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एल अपॉन ए आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। नाउ जो आपकी एल की वैल्यू है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है किस में, हम डीएल में इंटरेस्टेड है, सो यहाँ से एल की वैल्यू हमारी कितनी आई, इज इक्वल टू ए आ गई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 फाई आ जाएगा, ओके, एल की वैल्यू में। बट हमें यहाँ पर डीएल चाहिए, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके, आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना होगा, आपको फाई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना होगा, ओके। तो आपको पता होना चाहिए जब इसके विद रिस्पेक्ट टू इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल को हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, डी एल किसके विद रिस्पेक्ट टू, फाई के विद रिस्पेक्ट टू, तो कितना आ जाएगा, फिर आपका डी फाई आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, टैन। सो जो आपका 10 फाई का डिफरेंशिएशन है वो सेकेंड स्क्वायर होगा, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर फाई आ जाएगा, और किसके विद रिस्पेक्ट टू में है, डी फाई के विद रिस्पेक्ट टू में। तो आपके पास ये चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट होगी, सॉरी ये डी फाई नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ से जो डी एल है, हमें जो रिक्वायर्ड थी चीज़, जो डी एल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू ए सैक स्क्वायर में आ जाएगा फाई, और ये जो डी फाई है वो ऊपर चला जाएगा, वो डी फाई यहाँ पर आ गया। तो यानी कि आपके तीनों जो रिक्वायर्ड थी चीज़ें वो आपकी निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या करो, इन सारे इक्वेशन को पुटिंग इन इक्वेशन वन इक्वेशन जो है उसमें यहाँ पर आप पुट करोगे वैल्यूज़, जो आपकी डी एल है साइन थीटा है और आर स्क्वायर है, उसकी वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं बी की वैल्यू आपकी फाइनली कितनी आती है। नाउ बी आपका कितना मॉडिफाई हो चुका है, इज इक्वल टू यहाँ से -5 से लेके +5 तक आपकी लिमिट है, और आपका म्यू नॉट अपॉन 4 जो है वो एज सच रहेगा, राइट। आई भी आपका एसेट रहेगा। अब जो ऊपर होगा आपका, ऊपर डीएल था, तो डीएल क्या है, ए सेकेंड स्क्वायर फाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी फाई हो जाएगा, वो बाहर, चलो वो अभी इधर ही लिख लेते हैं डी फाई। और उसके बाद यहाँ पर क्या था आपका, ध्यान से देखो, साइन फाई की वैल्यू क्या है, कॉस फाई, तो यहाँ पर कॉस फाई हमने यहाँ पर लिख लिया, दिस इज इक्वल टू कॉस फाई, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू इतनी है, आर का स्क्वायर करना है, ए सेक, और यहाँ पे फाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बाहर ले जाएंगे। तो b इज़ इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन यहाँ पर 4 पाई है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, -5 से लेके +5 तक हो जाएगा, और i भी कहीं ना कहीं बाहर को आएगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पर a स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर एज सच करते हैं a सेकेंड स्क्वायर फाई, और ये कॉस फाई साथ में लिख लिया, कॉस फाई, और यहाँ पर डी फाई हो गया, और डिवाइडेड में आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है अंदर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर फाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ए है, ए और आपका सेकेंड है वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना हुआ, ए और सेकेंड, ए सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर और एक ए आपका कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास चीज़ें क्या आई वो हम यहाँ पर लिखेंगे। आपके पास यहाँ पर ही लिखते हैं, आपके पास कितनी आई बी की वैल्यू, बी इज़ इक्वल टू कितना हो गया है, म्यू नॉट आई भी है आपके पास अपॉन 4 पाई भी है, बट यहाँ पर कितना बच गया है, यहाँ पर ओनली हमारा देखो जो ए बचा था वो हम बाहर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर में से एक ए कट चुका है, एक आपका बच चुका है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन -5 से लेके 5 तक, और आपके पास अंदर क्या बच चुका है, अभी आपके पास यहाँ पर cos 5 बच चुका है, ओके, और डी फाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, cos 5 का इंटीग्रेशन करना है। अगेन cos 5 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, sin 5 होता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन अब नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, बाकी चीज़ें वही रहेगी। सो नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए एसेट रहेगी आपके पास, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था आपका वो कितना आ गया, उसका साइन फाई आ गया, साइन फाई। और जब इंटीग्रेशन करते हो लिमिट्स भी लगती है, देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर -5 लोअर लिमिट, और यहाँ पे +5 अपर लिमिट है। अब ये जब लिमिट को खोलते हैं तो अपर माइनस लोअर होता है, अपर माइनस लोअर को लोअर खुलती है लिमिट, ओके, ये ध्यान रखना है। नाउ बी जो मैग्नेटिक फील्ड है विल बी इक्वल टू म्यू नॉट
आई है यहाँ पर अपॉन 4 पाई ए आ जाएगा। अपर लिमिट इज योर sin फाई टू माइनस ऑफ, देखो अपर लिमिट ये यानी कि फाई की जगह यहाँ पर फाई टू पुट करो और यहाँ पे माइनस करो, और यहाँ पर क्या दूसरी बार जब लोअर लिमिट पुट कर रहे हो, लोअर लिमिट क्या है, फाई की जगह -5 पुट करो, तो -5 आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट साइन की एक प्रॉपर्टी होती है, जो साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा होता है वो उसको बाहर निकालता है, माइनस ऑफ साइन थीटा बनाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रहेगा। और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ये कितना आ गया, देखो यहाँ पर इतना sin फाई टू रहा यहाँ पर माइनस, अब क्योंकि साइन माइनस थीटा, जो भी एंगल में माइनस होता है वो उसको बाहर निकाल देता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और अंदर आपका sin फाई 1 बच गया। तो फाइनली आपके पास क्या निकला है, आपके पास एक वैल्यू निकली है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से आपके पास इतनी निकली है। फाई 1 फाई 2 क्या है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का एंड के बीच का जो एंगल है वो, और नीचे वाला ये वाला। तो नाउ इसके हम केसेस देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बायट सेवर्ट के भी आगे फर्दर एप्लीकेशन हो सकती है। केस 1 हमने करना है जब आपकी वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी, तो हमने क्या करना है, ये जो वायर है उसको अप टू इन्फिनिटी और उस तरफ से भी अप टू इन्फिनिटी शो करना है कि ये रुक नहीं रही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और एट एनी पॉइंट P आपको यहाँ फिर सिमिलरली वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से। और एक और केस है, क्योंकि दोनों को साथ में करवाया जाता है, क्योंकि दोनों के रिजल्ट साथ आते हैं। दूसरा क्या है आपका, पॉइंट P इज़ वेरी क्लोज टू द कंडक्टर। दूसरी चीज़ क्या है, सपोज अब आपने इनफाइनाइट नहीं लिया, इस केस में आपने फाइनाइट जो आपका कंडक्टर है, वायर है, वो ले रखी है, बट जो P पॉइंट आप एग्जामिन कर रहे हो वो बहुत क्लोज आ चुका है इसके पास। ओके, अब इस केस में क्या होगा, पहले तो इस केस में आपका क्या होगा, जो आप यहाँ से जो इन्फिनिटी सोच लो, पता नहीं कितनी लंबी लाइन्स है यहाँ पर, जब इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट P तक का आप जो एंगल देखोगे तो एंगल क्या होगा, जैसे जैसे देखो, ध्यान से देखना, जैसे जैसे आपकी ये वाली लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, तो P तक का जो डिस्टेंस, सपोज यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखते तो इतना था इन दोनों का डिस्टेंस, अगर जैसे आपकी लेंथ बढ़ गई वायर की तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस आपका यानी कि ये जो है ये आपकी बढ़ गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो जो एंगल यहाँ थे ये अभी छोटे थे, ठीक है। अगर आपने ये डिस्टेंस वायर का बढ़ा दिया तो ये जो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, जो एंगल अभी हो गए वो क्या हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा एंगल, अभी छोटा एंगल था अभी बढ़ गया। सिमिलरली पहले एंगल इतना था, अब एंगल कितना हो गया, यहाँ पर वायर की लेंथ बढ़ाने से एंगल यानी कि इतना बढ़ गया। तो यानी कि ये एंगल्स कौन से हैं, फाई 1 और फाई 2 है। तो फाई 1 फाई 2 बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, एक टाइम पे ये वाली जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस देख रहे हो, अगर ये इन्फिनिटी में ऐसे ही चलता रहा, बहुत लंबा हुआ, तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट आपकी 90 डिग्री दिखाई देती हुई नजर आएगी। तो यानी कि जब पैरेलल आपकी जो वायर होती है उसके केस में जो फाई 1 और फाई 2 की वैल्यूज़ है वो क्या होगी, वो इक्वल हो जाती है और वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 90 डिग्री हो जाती है। क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट, इसके इन्फिनिटी का कोई एंड नहीं होता ना, तो इन्फिनिटी तक अगर देखोगे और वहाँ से लेके P पॉइंट तक का अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके बीच और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 90 होगा। तो यानी कि इस केस के लिए भी आपका फाई 1 फाई 2 है जो कि उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। याद रखना है इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर होती है उसमें 90 डिग्री रहता है दोनों के बीच का एंगल। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है, जब आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है तो क्या होता है, यहाँ पर देखो, जब आपका यहाँ सपोज यहाँ पॉइंट आ गया, तो अगर यहाँ से लेके आप यहाँ तक का डिस्टेंस करोगे, यहाँ तक का डिस्टेंस करोगे और यहाँ पर आप ये एंगल देख रहे हो, तो ये एंगल नियरली आपके 90 डिग्री बनने शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर पॉइंट यहाँ आ गया तो वो तो पूरा 90 डिग्री है, तो यानी कि 90 डिग्री जितना जितना पास होगा, तो उस केस में भी जो फाई है, एंड से जो एंगल लिए गए हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वो दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए इन दोनों केस को साथ में करवाया जाता है, क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम आता है। तो चलिए, अगर ऐसा इन केसेस में होता है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू साइन जो फाई 1 फाई 2 है उसकी वैल्यू दोनों के लिए 90 डिग्री पुट करो। फाई 1 फाई 2 यहाँ पर 90 डिग्री पुट हो जाएगा और साइन 90 आपका कितना होता है 1, यहाँ पर भी साइन 90 1 होगा, यहाँ पर भी साइन 90 1 होगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो आगे यहाँ पर 2 लगाओ, बाकी वही चीज़ आपकी इतनी आ गई। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस म्यू नॉट I अपॉन
4 पाई ए हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के केस में वो कितनी आ गई आपकी, म्यू नॉट आई और अपॉन 2 पाई ए, अपॉन 2 पाई ए वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि ये दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये दोनों के केस में ये आता है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में है जब पी पॉइंट आपका क्या है, इज नेक्स्ट टू वन एंड ऑफ द वायर। सपोज एक एंड हमने वायर का जो रखा है वो हमने ऐसे रखा, वो कॉन्टिन्यूसली वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक एंड आपका फिक्स है, वो इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। तो पी पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो φ2 आपको पता है, इससे नीचे जब हम लेते थे वैल्यू को, ये वाला जो दूसरे एंड से हम लेते थे वो कितना लेते थे, -φ1 लेते थे। बट अब क्या है, यहाँ से लेके ये पॉइंट इसी के क्या है, इसी के पैरेलल है बिल्कुल। तो हमारा जो φ1 हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि φ1 इससे नीचे वाला एंगल होता था, नीचे तो वायर है नहीं, क्योंकि पॉइंट ही बिल्कुल इसके बॉटम में है, इसके पैरेलल। तो इस केस में सिर्फ φ2 ही एग्जिस्ट करेगा, और φ2 जब एग्जिस्ट करेगा तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, तो ये जो φ2 की वैल्यू है वो आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी यहाँ पे 90 होनी चाहिए। कुछ टाइम के बाद ये 90 हो जाएगी। जब भी आपकी वायर अगर इन्फिनिटी पे जाती है, उसके एंड से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है दैट शुड बी 90। सो आपने देखा φ2 किसके इक्वल है, 90 डिग्री, और जो φ1 है वो 0 है। तो ऐसा देखते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, म्यू नॉट कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, साइन ऑफ, देखो φ1 करोगे तो साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस φ2 है साइन ऑफ 90 यहाँ पर करोगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ जाएगी, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। यानी कि जब आपका जो पॉइंट P है वो क्या है, वन ऑफ द बॉटम, जो वन ऑफ द एंड ऑफ द जो वायर है उसके बिल्कुल पैरेलल लाई कर रहा है। सो होपफुली आपको ये पूरी डिटेल में समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है इसे अच्छे से समझाने के लिए। होपफुली यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।